नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर आईएएस में। यह है आईएएस या यूपीएससी 2023 के लिए जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है। यह जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स 2 पार्ट में आएगा। यह पार्ट 1 है। देख लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स कौन सा है। सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स। न्यूज़ क्या थी। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। जो 100वां होता है या 50वां होता है उस पर यूपीएससी सबसे ज़्यादा करके फोकस करती है। तो सहकारिता के बारे में देख लेते हैं। सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। समिति में शामिल लोग साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना होता है। सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि सहकारिता किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सहकारी समिति स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर आधारित होती है। कार्यप्रणाली देख लेते हैं सहकारी समिति की। सहकारी समितियों के गठन से लोग एक समूह के रूप में एकजुट होते हैं। वे अपने व्यक्तिगत संसाधनों को एकत्रित करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो लाभ प्राप्त होता है उसे सभी आपस में साझा करते हैं। इसमें लोग अपनी इच्छानुसार प्रवेश करते हैं सहकारी समिति में। साथ ही वे इसे छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे अपने हिस्सेदारी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। स्टेटमेंट में यह यूपीएससी डाल सकती है कि क्या जो सहकारी समिति में शामिल होते हैं अपने हिस्सेदारी को हस्तांतरित कर सकते हैं, जबकि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्व की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में भारत की 3 समितियां कौन कौन सी हैं। अमूल है, इफ़को है और क्रिब्को शामिल है। आगे देख लेते हैं। सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के अंतर्गत आती है। यूपीएससी पूछ लेगी 7वीं अनुसूची सहकारी समिति किसके अंतर्गत आती है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों का गठन एक मौलिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत सहकारिता को बढ़ावा देना भी राज्यों को दिया गया एक संवैधानिक निर्देश है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एक से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन या आरटीबीएफ। न्यूज़ क्या थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन यानी गूगल और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया था एक दंपति से, तो उसको उस जानकारी को हटाने के लिए इंटरनेट से उस जानकारी को हटाने के लिए आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह निर्देश निजता के अधिकार और आरटीबीएफ के दायरे का विस्तार करता है। निजता का अधिकार और आरटीबीएफ के दायरे का विस्तार करता है। आरटीबीएफ यानी भुला दिए जाने का अधिकार। अब आरटीबीएफ की तुलना में निजता का अधिकार क्या है। निजता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, निजता का अधिकार किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 21 में है, में ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है, जबकि आरटीबीएफ में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। अब आगे देख लेते हैं आरटीबीएफ के बारे में, यानी राइट टू बी फॉरगेटन। आरटीबीएफ वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन जैसे गूगल, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक
प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गूगल पर जो जानकारी दी गई है उस व्यक्ति से संबंधित या उस संस्था से संबंधित, उसको गूगल से उस जानकारी को हटाना। जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है, जैसे किसी के ऊपर हत्या का आरोप था और वह आरोप इंटरनेट पर डाल दिया गया कि इसने हत्या किया है, अब जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का फैसला आया कि वह आरोपी नहीं है, तो उस जानकारी को उसके पास मिटाने का अधिकार होता है। आगे देख लेते हैं। आरटीबीएफ की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू ओब्लिवियन से हुई है। आरटीबीएफ की उत्पत्ति किससे हुई है? राइट टू बी ओब्लिवियन से हुई है। हालांकि आरटीबीएफ एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है। इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सा यह है कि आरटीबीएफ असीमित अधिकार नहीं है। यदि जो अपनी सज़ा पूरी कर चुका है, अगर वो यह चाहता है कि आरटीबीएफ के अनुसार यह मेरी जानकारी गूगल से हट जाए, ऐसा भी नहीं है, उस पर कोर्ट रोक लगा सकती है। आरटीबीएफ पर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है? के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीबीएफ को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकती है कि आरटीबीएफ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आरटीबीएफ कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। इसका उपयोग तब नहीं किया जा सकता था जब आरटीबीएफ का उपयोग तब नहीं किया जा सकता कि मतलब ये कोई मांग नहीं कर सकता कि मेरी इस जानकारी को गूगल सर्च इंजन से हटाइए। कब कब ये देख लेते। अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग, कानूनी दायित्वों का अनुपालन करने के लिए, लोक हित या लोक स्वास्थ्य के लिए किए गए कार्य के निष्पादन के लिए, जनहित के उद्देश्य से भंडारण, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान या सांख्यिकीय उद्देश्य, कानूनी दावों का सत्यापन। भारत में नोट देख लेते हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से आरटीबीएफ का प्रावधान करता हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022। बायो इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिरैक ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है। बायो इकोनॉमी या जैव अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार जैव अर्थशास्त्र का आशय जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग, संरक्षण और पुनरुत्पादन से है। रिपोर्ट के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था की भारत में स्थिति क्या क्या है। वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी बाजार की हिस्सेदारी 2.6% के आसपास थी। इस क्षेत्र ने वर्ष 2020 में 14% की वृद्धि दर्ज की। 2022 होगा। 2022 में 14% की वृद्धि दर्ज की। जैव अर्थव्यवस्था में बायोफार्मा की हिस्सेदारी 49% है, जो कि सबसे अधिक है। बायोफार्मा मतलब मेडिसिन। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2021 में जैव अर्थव्यवस्था में जैव औद्योगिक खंड के योगदान में 202% की वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में बायोटेक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI बढ़कर लगभग $830 मिलियन तक पहुंच गया था। यह रिपोर्ट मेंस के लिए बहुत ये जो डाटा है ये मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड न्यूज़ में की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉफ़ी
संवर्धन और विकास विधेयक 2022 का प्रारूप प्रस्तुत किया है। पारित होने के बाद यह विधेयक 80 साल पुराने कॉफ़ी अधिनियम 1942 की जगह लेगा। कानून या अधिनियम से संबंधित यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, तो उसी से रिलेटेड है। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के बारे में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। सदस्य कौन कौन है? अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं। कार्य क्या है इसका? कॉफ़ी का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना, निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार के विकास का समर्थन करना। कॉफ़ी बोर्ड एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। फिर भी निर्यातकों के लिए इससे एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि कॉफ़ी बोर्ड की जो सलाह होती है वह बाध्यकारी होती है। नहीं, यह सलाहकार होता है सिर्फ, लेकिन प्रमाण पत्र इससे प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारत का कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन और निर्यात के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक, जो कि 70% है, राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है। कॉफ़ी निर्यात वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि दर्ज की है। 2021-22 में पिछले वर्ष 2020-21 में की तुलना में 42% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस फोवेट्रिया पैल्पेब्रेट। एशिया में पहली बार इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। यह आर्कटिक समुद्र का स्थानिक पक्षी है। यह एक स्थानिक पक्षी का नाम है, ठीक, जो कि एशिया में पहली बार देखा गया है। इसे रामेश्वर तट तमिलनाडु के निकट देखा गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। यह एक पक्षी है, लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। एनटीपीसी तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे एक वैज्ञानिक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। 4 भारतीय शहर बेंगलुरु शीर्ष पर है, फिर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई ने शीर्ष 20 संधारणीय शहरों की सूची में जगह बनाई है। इस सूचकांक में शहरीकरण के दबाव, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन और सरकारी पहलों के आधार पर 36 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। भारत वर्ष 2021 में जारी किए गए हरित बॉन्ड की कुल राशि के मामले में एशिया प्रशांत में छठा सबसे बड़ा देश है। हरित बॉन्ड एक प्रकार की निश्चित आय वाला साधन है, ठीक। इसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए जारी किया जाता है। ये जो हरित बॉन्ड है वह केवल इन्वायरमेंट से संबंधित, यानी जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए इसे जारी किया जाता है, हरित बॉन्ड। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022। ये जो डाटा मिलेगा इसके अंदर वह मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यह रिपोर्ट निम्नलिखित संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या हैं? वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 82.8 करोड़ लोग भुखमरी से पीड़ित थे। 2021 में यह संख्या वर्ष 2020 से लगभग 4.6 करोड़ अधिक है। भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या क्या हैं? कुल जनसंख्या में अल्पपोषण 16.3%, मतलब कि कुपोषण, जिनमें पोषण की कमी हो, अल्पपोषण। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता, लंबाई की तुलना में कम वजन, मतलब लंबाई ज़्यादा है
और वजन कम है, कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 17.3%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, आयु के हिसाब से कद छोटा, मतलब आयु अधिक है और कद छोटा है, कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 30.9%। विशेष रूप से स्तनपान करने वाले शिशु 58% हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स। न्यूज़ क्या है? केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की है, साथ ही पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है। विंडफॉल टैक्स क्या है? एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक बारंगी कर है। यह कर अनपेक्षित या अप्रत्याशित अचानक रूप से बढ़े हुए लाभ पर लगाया जाता है। यह केवल जनहित से जुड़े उद्देश्य के लिए वसूला जाता है। विंडफॉल टैक्स जो होता है, जो अचानक से जिसकी आय बढ़ जाती है तेल पर, जैसे इसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया तो उस पर यह कर लगाया जाता है। यह केवल जनहित के उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। थिएटर कमांड या थिएटर कमान न्यूज़ क्या थी? हाल ही में रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं की संयुक्त थिएटर कमान की स्थापना की घोषणा की है। थिएटराइजेशन या थिएटर कमान का अर्थ है एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं से एक निर्धारित संख्या में सैनिकों को एक सामान्य कमांडर के अधीन रखना। वर्तमान में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में से प्रत्येक के पास अपने अपने अनेक कमान है। भारत के पास वर्तमान में 19 सैन्य कमान है। थिएटर कमान का सीधा सा मतलब है तीनों सेनाओं से एक निर्धारित संख्या में सैनिकों को एक सामान्य कमांडर के अधीन रखना। तीनों सेनाओं से, जैसे वायुसेना, थल सेना और जल सेना जो होती है, उनके सभी को मिला करके एक अंडर में करना। एक कोई टुकड़ी हो गई, उस टुकड़ी को एक कमांडर के अधीन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने सीइंग द इनविजिबल अ स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी कि सीइंग द इनविजिबल अ स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। यह एक राजनीतिक घोषणा है। इसका शीर्षक है आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। इसे केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया था। किसको? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को। यूएनओसी के दौरान की गई प्रमुख प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं? 2030 तक 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करना या उसमें वृद्धि करना, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना। भारत ने तटीय स्वच्छ समुद्री अभियान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य करने की भी घोषणा की। भारत की है यह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। कौन कौन से हैं? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 तो तमिलनाडु में है, और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, और सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। न्यूज़ क्या थे? हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 पारित किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 के बारे में, यह अधिनियम देश में आयोजित होने वाले खेलों में डोपिंग की रोकथाम, डोपिंग मतलब जो नशा करते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन इंजेक्शन या फिर कोई पिल्स या दवा खाते हैं, यह अधिनियम देश में आयोजित होने वाले खेलों में डोपिंग की रोकथाम के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यदि किसी खिलाड़ी या उसके सहायक द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
उसके पदकों, पॉइंट्स और पुरस्कारों को जब्त कर लिया जाएगा। यदि कोई इंजेक्शन या फिर कोई दवा लेता है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा। खेल से संबंधित परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा। आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसी प्रतिस्पर्धा या कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है। ऐसे मामले की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक समिति द्वारा सजा निर्धारित भी की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के बारे में। नासा के JWST ने ब्रह्मांड की अभी तक की सबसे गहरी तस्वीर खींची है। इस तस्वीर को वेब की पहली डीप फील्ड कहा जा रहा है। JWST नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है। JWST नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। देश की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वेवैक को बाजार में बेचने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि दवाइयों को कौन मंजूरी प्रदान करता है कि वह बाजार में बेचे जा सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। किसको? सर्वेवैक को। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक यौन संचारित वायरस यानी विषाणु है। यह सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। भारत में सभी प्रकार के कैंसर के मामलों में सर्वाइकल कैंसर के कुल 9.4% मामले हैं। आगे देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर काफ़ी सीमा तक रोकथाम योग्य है। इसके बावजूद यह भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारीकर्ता वर्ल्ड बैंक। निष्कर्ष क्या है? औपचारिक बैंकिंग के बिना वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा क्रमशः 130 मिलियन और 230 मिलियन भारत और चीन में रहता है। बिगर बैंकिंग के विकासशील देशों में 74% खाते पुरुष के थे जबकि 68% खाते महिलाओं के। यह फैक्ट मेंस के लिए काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिप्टोजैकिंग यह एक साइबर हमला है। ठीक, क्रिप्टोजैकिंग क्या है? यह एक साइबर हमला है। इसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर हैक कर लेता है। इसके बाद वह अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कॉइन माइनिंग के लिए इसके संसाधनों का उपयोग करता है। उसको क्रिप्टोजैकिंग कहा जाता है। मंकी पॉक्स संक्रमण WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की शर्तों को पूरा करता है। मंकी पॉक्स के बारे में देख लेते हैं। यह तो न्यूज़ थी। मंकी पॉक्स के बारे में, यह एक वायरल रोग है, यानी वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कोरोना वायरस फैलता है। संक्रमित व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और त्वचा पर मवाद से भरे घाव बन जाते हैं। अफ्रीका में यह स्थानिक एंडेमिक रोग है। एंडेमिक मतलब केवल अफ्रीका तक ही सीमित है यह। चीन का नया हाईटेक विमान वाहक पोत नेक्स्ट है। हाल ही में चीन ने अपने पहले नई पीढ़ी के स्वदेशी विमान वाहक पोत टाइप 003 फूजियान का अनावरण किया। अमेरिका के बाद अब चीन के पास सबसे अधिक विमान वाहक पोत हैं। नेक्स्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। DLSA विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किए गए हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
यूपीएससी सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले कि DLSA किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत। इनके निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या हैं? DLSA के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों व कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना आदि। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका, ये जो DLSA है उसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। वह इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। DLSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी योगदान करते हैं। आगे देख लेते हैं। DLSA को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा यानी कानूनी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी प्रोग्राम प्रयोग ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN में 3 नए कणों को खोजा है। एक नए प्रकार का पेंटाक्वार्क और पहली बार खोजे गए युग्म टेट्राक्वार्क नए हैं। हैड्रॉन की सूची में शामिल 3 कण हैं। पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क एक नए कण खोजे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण। हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी कि प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं डार्क मैटर। न्यूज़ क्या थी? हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। डार्क मैटर क्या है? यह उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये कण डार्क हैं क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो एक विद्युत चुम्बकीय घटना है। और मैटर या पदार्थ के पास सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है। इन डार्क मैटर में द्रव्यमान तो होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड का केवल 5% ही सभी पदार्थों से बना है और शेष 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। नेक्स्ट है जीनोमिक्स लोकतंत्र। न्यूज़ क्या है? हाल ही में WHO की विज्ञान परिषद ने विकासशील देशों को जीनोमिक प्रौद्योगिकियों को पारित करने की वकालत करते हुए एक रिपोर्ट वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी जारी की है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी। अब जीनोमिक्स क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जीनोमिक्स का क्षेत्र DNA और RNA में जैविक जानकारी को समझने तथा उपयोग करने हेतु जैव रसायन, आनुवंशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान विधियों का उपयोग किया जाता है। जीनोमिक्स के अनुप्रयोग क्या मतलब? DNA और RNA से संबंधित जानकारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीनोमिक्स के अनुप्रयोग: संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना, आनुवंशिक विकार के लिए जिम्मेदार वाहक का पता लगाना, मतलब कि जो कि आनुवंशिक विकार होता है उसके वाहक का पता लगाना, उसके कारण का पता लगाना, कई पुरानी बीमारियों के लिए रोग की संवेदनशीलता या प्रवृत्ति का आकलन करना। आगे है जंगली प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना। यह जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार कर जीवन की गुणवत्ता में लाभदायक होगा। पर्यावरणीय तनाव के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करना। तो फ्रेंड्स, यह हमारे जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स था, जो कि यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा और ऐसे ही ढेर सारे करंट अफेयर्स के लिए जो कि UPSC बेस्ड होगा, हमारे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।